नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम निर्दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। निर्दर्शन सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। किसी भी अध्ययनकर्ता को किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व यह तय करना होता है कि वह समूह के संपूर्ण सदस्यों से संपर्क स्थापित करके कैसे तथ्यों का संकलन करेगा अथवा समूह के कुछ सदस्यों से संपर्क करेगा और उनको चुनकर उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार अनुसंधान सामग्री संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जा सकते हैं। प्रथम विधि कहलाती है संगणना विधि और द्वितीय विधि है निर्दर्शन विधि। संगणना या सेंसस विधि में अनुसंधानकर्ता समग्र अर्थात संपूर्ण समूह का अध्ययन करता है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करता है। हमारे देश में प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना में इसी संगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि है निर्दर्शन विधि। इसमें अनुसंधानकर्ता संपूर्ण समग्र में से कुछ इकाइयों को उस समूह के प्रतिनिधि के रूप में चुनता है, उनका चयन करता है निर्धारित विधियों के माध्यम से और उनसे शोध विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी एकत्रित करता है। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में संगणना विधि का प्रयोग प्रारंभिक वर्षों से किया जा रहा है। आज भी जिन विषयों में पूर्ण शुद्धता की आवश्यकता होती है, वहां संगणना विधि का ही प्रयोग किया जाता है। किंतु वर्तमान समय में अनुसंधान में संगणना विधि के प्रयोग करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण इस विधि का प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है। संगणना विधि का प्रयोग ऐसे अनुसंधानों के लिए ही किया जाता है जहां सीमित क्षेत्रों में अध्ययन करना हो, जिसमें अध्ययन समूह की इकाइयां विविध गुणों वाली हों, जहां प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना आवश्यक हो, अनुसंधान में परिशुद्धता की मात्रा की बहुत अधिक अपेक्षा की गई हो और इसलिए सभी इकाइयों से संपर्क करना आवश्यक हो, और अंतिम है अनुसंधानकर्ता के पास इस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित पर्याप्त साधन और समय हो। वर्तमान समय में संगणना विधि के स्थान पर सामाजिक अनुसंधान में निर्दर्शन का प्रयोग अधिक किया जा रहा है, क्योंकि संगणना विधि से बहुत विशाल क्षेत्र में अध्ययन करना संभव नहीं होता। विशाल क्षेत्र में अध्ययन होने के परिणाम स्वरूप यह पद्धति बहुत खर्चीली होती है। इसमें बहुत अधिक धन और बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है और इसके लिए व्यापक एक संगठन चाहिए, प्रशिक्षित शोधकर्ताओं का एक समूह चाहिए और वह बहुत ईमानदार से परिश्रम करने वाले लोग हों, यह भी बहुत आवश्यक है। और यह अब संभव नहीं है कि हम वर्तमान समय में संगणना विधि के माध्यम से
अपना अध्ययन पूरा कर पाए। शोध संबंधी अध्ययन जैसे हमारी जनगणना, जिसमें वास्तविकता जानने के लिए प्रत्येक इकाई जो परिवार है तक पहुंचना आवश्यक है। इसलिए हम जनसंख्या में जनगणना में हम संगणना विधि का प्रयोग करते हैं। निर्दर्शन विधि संपूर्ण समग्र में से कुछ इकाइयों के चयन और उस चयन के पश्चात उनका अध्ययन, ये निर्दर्शन है। सांख्यिकी रूप से निर्दर्शन एक ऐसा प्रयास है जिसके अंतर्गत हम कुछ स्वीकृत और पूर्व निर्धारित विधियों प्रणालियों के माध्यम से संपूर्ण समग्र में से कुछ ऐसी प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करते हैं जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में निर्दर्शन के व्यवस्थित प्रयोग का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्वप्रथम ए.एल. बाउले ने विभिन्न समूहों में से एक-एक परिवार का अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए। बाद में चार्ल्स बूथ और राउंट्री ने उसी समुदाय का व्यापक स्तर पर अध्ययन करके जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए वे बाउले के निष्कर्षों से बहुत मिलते जुलते थे। बाउले के निर्दर्शन पर आधारित अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया था कि इस प्रणाली से बहुत अधिक समय एवं धन की बचत की जा सकती है। कम समय में जल्दी, कम खर्च में निष्कर्षों को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही प्राप्त निष्कर्ष की विश्वसनीयता और उपयोगिता में भी कोई कमी नहीं होती। इस संबंध में स्ने डेकोर लिखते हैं, केवल कुछ ही पाउंड कोयले के परखने से प्राप्त प्रमाण के आधार पर एक गाड़ी भर कोयला स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। केवल एक बूंद रक्त की परीक्षा कर डॉक्टर रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। निर्दर्शन कुछ ही इकाइयों के अवलोकन द्वारा बड़ी मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की युक्तियां हैं। सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि निर्दर्शन का तात्पर्य समस्त इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन करना होता है। ऐसी धारणा बहुत सामान्यीकृत और अपूर्ण है। वास्तव में निर्दर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम समस्त इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन अनेक स्वीकृत कार्यविधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं कि चुनी हुई इकाइयां संपूर्ण समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसका तात्पर्य है कि हम संपूर्ण समग्र को कितने भागों में विभाजित करेंगे, प्रत्येक भाग में से कितनी इकाइयों का चयन करेंगे तथा चयन का ये कार्य किस प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। यह सब कुछ अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता की इच्छा पर आधारित नहीं होता, बल्कि प्रत्येक स्तर पर किए जाने वाले कार्य के संबंध में कुछ निश्चित और पूर्व निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। गुडे और हार्ट कहते हैं, निर्दर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। बोगार्डर्स कहते हैं, निर्दर्शन किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चयन करना है। सिम्पसन एवं काफ्का के अनुसार एक निर्दर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। इन सब परिभाषाओं से और अभी तक की चर्चा से यह स्पष्ट है कि निर्दर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें हम शोध समूह में से वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन के लिए सीमित इकाइयों का चयन करते हैं। वह इकाइयां उस समूह या समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हैं।
निर्दर्शन के आधार क्या है? निर्दर्शन का पहला आधार है कि निर्दर्शन समग्र की सजातीयता का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना है और सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता है। इन सब के कारण निर्दर्शन किया जाना आवश्यक है। निर्दर्शन की प्रकृति का अध्ययन करते समय एक प्रमुख जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि संपूर्ण जनसंख्या अथवा समूह में से कुछ इकाइयों का चयन करके उन्हें संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधि किस प्रकार माना जा सकता है। उसके ये जो 3 आधार है जिसकी हमने चर्चा की, पहला है समग्र की सजातीयता, समान विशेषताएं प्रकट करने वाली इकाइयों में से यदि निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करके उसका समुचित अध्ययन कर लिया जाए तो ऐसा अध्ययन और उससे प्राप्त निष्कर्ष वर्ग की सभी इकाइयों की विशेषताओं को स्पष्ट करेगा। इसी कारण व्यवहारिक निर्दर्शन के पूर्व संपूर्ण समग्र को कुछ वर्गों में इस प्रकार विभाजित कर लिया जाता है जिससे एक एक वर्ग में समान विशेषताओं वाली इकाइयों को रखा जा सके। प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्दर्शन, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना इस निर्दर्शन के आधार पर होती है। सजातीय इकाइयों में से प्रत्येक इकाई दूसरी की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील है और सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता के कारण संपूर्ण समग्र के अध्ययन में जो समय लगता है वह समय बहुत अधिक होता है और उससे जो शोध संबंधी प्रक्रिया है उसके बाधित होने की संभावना बन जाती है। उससे संबंधित निष्कर्ष प्रस्तुत करने में जो समय लगता है, जो बहुत अधिक समय लगता है, उससे समग्र की विशेषताएं बदल जाने की संभावना होती है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित अध्ययन करते समय उसके लिए जो एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में निष्कर्षों को प्राप्त किया जाना चाहिए और यह कार्य केवल निर्दर्शन पद्धति के द्वारा ही संभव है। इस संबंध में लुंडवर्ग ने लिखा है कि यदि तथ्यों में अत्यधिक सजातीयता हो अथवा समस्त तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अंतर बहुत कम हो तो संपूर्ण में से एक या कुछ इकाइयां समस्त इकाइयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। निर्दर्शन की चुनाव विधि क्या होगी? निर्दर्शन के चुनाव में हमें अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और उसमें है पहला समग्र का निर्धारण। समग्र दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित समग्र। निश्चित समग्र की इकाइयों की संख्या एक गांव तथा नगर की जनसंख्या एवं भौगोलिक सीमा तय होती है। अनिश्चित समग्र, अनिश्चित समग्र कई बार क्षेत्र के आधार पर, इकाइयों के आधार पर संख्याओं की निश्चितता नहीं होने के कारण उनके चयन करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं और इस समय में ये जो अनिश्चित समग्र होता है, जैसे साबुन का प्रयोग करने वाले, समाचार पत्र पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या आदि अनिश्चित समग्र के अंतर्गत शामिल है क्योंकि इनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। ऐसे समग्र की अनिश्चितता का कारण इसकी निरंतर परिवर्तनशीलता भी है। इसलिए निर्दर्शन चयन से पूर्व हमें समग्र का निर्धारण कर लेना चाहिए। हमारा समग्र गांव, नगर, संस्था, समुदाय एवं सामाजिक घटना हो सकती है। निर्दर्शन की इकाइयों का निर्धारण। समग्र के निर्धारण के बाद हमें यह तय करना होता है कि हमारे निर्दर्शन की इकाई क्या होगी। निर्दर्शन की इकाइयां 4 प्रकार की हो सकती हैं। भौगोलिक इकाई, जैसे कोई राज्य, जिला, नगर,
गांव या उसका कोई वार्ड। भवन संबंधी इकाई मकान, फ्लैट, कमरा, क्वार्टर, झोपड़पट्टी, ये सब भवन संबंधी इकाइयां हैं। समूह संबंधी इकाई परिवार, स्कूल, क्लब, चर्च, समिति आदि। व्यक्तिगत इकाई व्यक्ति, स्त्री पुरुष, श्रमिक, छात्र, अध्यापक, कृषक आदि। यह अध्ययन की इकाइयां हैं और अध्ययन की इन सभी इकाइयों का हमें चयन करना होता है। फिर आता है स्तोत्र सूची का निर्धारण। यह वह सूची है जिसमें समग्र की समस्त इकाइयों के नाम होते हैं। यह स्तोत्र सूची तैयार भी मिल सकती है और तैयार की भी जा सकती है। तैयार जैसे मिलती है जनगणना रिपोर्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी, करदाता सूची, ये तैयार स्तोत्र सूची है। एक अच्छी स्तोत्र सूची के लिए यह आवश्यक है कि वह पूर्ण हो, नवीनतम हो, वैध हो, विश्वसनीय हो, विषय के अनुरूप हो एवं सरलता से प्राप्त की जा सकती हो। फिर करना पड़ता है निर्देशन के आकार का निर्धारण। निर्देशन का आकार ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा, बल्कि ये समग्र की संख्या एवं प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त होना चाहिए। निर्देशन का आकार क्या होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे समग्र की सजातीयता एवं विषमता, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की विधि, वर्गों की संख्या और सबसे महत्वपूर्ण समय एवं धन की उपलब्धता आदि। फिर आता है निर्देशन पद्धति का चुनाव। निर्देशन की अनेक पद्धतियां हैं। उन अनेक पद्धतियों में से हमें किसी एक पद्धति का चयन करना होता है, जैसे देव निर्देशन, सविचार निर्देशन या स्तरित निर्देशन में से हम किस विधि को चुनेंगे। निर्देशन पद्धति का चुनाव अध्ययन की समस्या, समग्र की प्रकृति, धन, समय एवं कार्यकर्ताओं की उपलब्धता तथा साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक उत्तम निर्देशन कैसा हो सकता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। एक निर्देशन के चयन करने में, निर्देशन करने की प्रक्रिया में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। निर्देशन तभी उपयोगी होता है जबकि उसका चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक किया जाए। निर्देशन समग्र का प्रतिनिधि हो। एक श्रेष्ठ निर्देशन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि समग्र की इकाइयों में एकरूपता हो तथा निर्देशन का चुनाव इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक इकाई को निर्देशन में चुने जाने की स्वतंत्रता एवं अवसर प्राप्त हो। निर्देशन का आकार भी पर्याप्त होना चाहिए। निर्देशन के समुचित आकार का निर्धारण अध्ययन की सफलता के लिए आवश्यक है। निर्देशन का आकार बहुत छोटा ना हो, बहुत बड़ा ना हो। निर्देशन के अंतर्गत आने वाली इकाइयां समग्र का प्रतिनिधित्व करें, समग्र की प्रकृति और आकार के अनुरूप हों। पीवी यंग कहती हैं, एक उपयुक्त निर्देशन वह है जिसमें विश्वसनीय निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त इकाइयों का समावेश होता है। पॉर्टन कहते हैं, एक सर्वेक्षण में वह निर्देशन उत्तम होता है जो कुशलता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता तथा लोच की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अनावश्यक व्यय बचाने की दृष्टि से निर्देशन को पर्याप्त छोटा होना चाहिए तथा असह त्रुटि को दूर करने के लिए इसे पर्याप्त बड़ा भी होना चाहिए। यह निर्देशन के आकार के संबंध में एक स्पष्ट मत है। निर्देशन व्यक्ति के पक्षपात से स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी इकाई का चुनाव शोधकर्ता की व्यक्तिगत इच्छा अथवा पसंद पर आधारित
नहीं होना चाहिए। प्रत्येक इकाई को अध्ययन में चुने जाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए किसी विशेष वैज्ञानिक प्रविधि की सहायता से निर्देशन किया जाना चाहिए। निर्देशन साधनों के अनुरूप होना चाहिए। एक शोधकर्ता अनुसंधानकर्ता के पास कितने साधन उपलब्ध है, कितना समय है, कितना धन है, उनकी उपलब्धता के अनुसार ही निर्देशन का चयन किया जाना चाहिए। निर्देशन अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। यदि हम बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे श्रमिकों का चयन जो बीड़ी बांधने का कार्य नहीं करते, यदि हम कर लें तो हमारा निर्देशन व्यर्थ हो जाएगा। स्पष्ट है कि बीड़ी श्रमिकों की यदि हम स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं श्रमिकों का चयन करना चाहिए, उसी समग्र का निर्धारण करना चाहिए जो वास्तव में बीड़ी बांधने का कार्य करता हो। सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होना चाहिए। निर्देशन को केवल नियमों एवं सूत्रों का अनुधानुकरण करके निर्देशन किया जाए, यह बहुत आवश्यक नहीं है। यदि निर्देशन के अंतर्गत कोई विशेष इकाई पूर्णतः अव्यावहारिक और निरर्थक प्रतीत होती हो, तो निर्देशन में से उसे निकाल देना अच्छा रहता है। निर्देशन व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित हो। एक उत्तम निर्देशन का चयन करने के लिए हमें अन्य अनुभवी अध्ययनकर्ताओं के अनुभवों का उपयोग करना चाहिए, उनका लाभ लेना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में पोर्टन ने कहा ही है पहले कि निर्देशन का आकार पर्याप्त छोटा होना चाहिए और पर्याप्त बड़ा भी होना चाहिए ताकि गलतियों से बचा जा सके। पीवी यंग कहती हैं कि निर्देशन का आकार ही उसके प्रतिनिधि होने की गारंटी नहीं होती। समुचित रूप से चुना गया अपेक्षाकृत छोटे आकार का निर्देशन दोषपूर्ण रूप से चुने गए बड़े आकार के निर्देशन से अधिक विश्वसनीय होता है। निर्देशन के गुण। निर्देशन सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण के लिए बहुत उपयोगी पद्धति है। इस संबंध में एसी रोजेंडर कहते हैं कि निर्देशन को यदि सावधानी से प्राप्त किया जाए तो निर्देशन न केवल बहुत सस्ता रहता है, बल्कि ऐसे परिणाम भी प्रस्तुत कर सकता है जो अत्यधिक यथार्थ होते हैं तथा कभी-कभी संगणना की तुलना में भी अधिक परिशुद्ध होते हैं। इस प्रकार लापरवाही से आयोजित और कार्य में लाई गई संगणना विधि की तुलना में सावधानी पूर्वक चुना गया निर्देशन अधिक श्रेष्ठ होता है। निर्देशन सावधानी पूर्वक यदि किया जाए तो वह समय की बचत करता है। कम समय में हम निष्कर्षों को प्राप्त कर लेते हैं, धन की बचत होती है, कम खर्च में सामाजिक शोध की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। निर्देशन के परिणाम स्वरूप अध्ययन करने वाली जो इकाइयां हैं वह कम होती हैं और वह उस समूह का या समग्र का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। इसलिए इन इकाइयों के माध्यम से गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन भी संभव होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से यथार्थ, वास्तविक, वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति संभव है। इस प्रकार की प्रक्रिया को पालन करने के पश्चात हम जिन तथ्यों को प्राप्त करते हैं उनकी पुनः परीक्षा भी बहुत आसानी से की जा सकती है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भी निर्देशन महत्वपूर्ण है। इकाइयों की संख्या कम होने के कारण प्रबंधन एवं प्रशासन में सुविधा होती है। विशेष प्रकार की दशाओं में निर्देशन एक उपयुक्त अध्ययन पद्धति है। जैसे जब हमें विशाल भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन करना हो तो निर्देशन के माध्यम से
चुनी गई इकाइयों के कम समय में अध्ययन करके हम एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और उन घटनाओं का जो तेजी से परिवर्तनशील है, जिनमें बहुत जल्दी बदलाव आने की संभावना है, ऐसी घटनाओं का भी अध्ययन निर्दर्शन के माध्यम से बहुत जल्दी किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन होने के पूर्व किया जा सकता है। निर्दर्शन में लोच का गुण भी होता है। निर्दर्शन में चुनी गई इकाइयां से यदि किसी कारण से संभव नहीं हो पाता, संपर्क नहीं हो पाता, तब हम आवश्यकतानुसार उन्हीं वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जिनका हमने पहले प्रयोग किया था, नवीन इकाइयों का चयन भी कर सकते हैं। निर्दर्शन के दोष। निर्दर्शन बहुत वैज्ञानिक पद्धति है। इससे प्राप्त निष्कर्ष पूरी तरह शुद्ध होते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब शोध की प्रक्रिया को करने वाला समूह पक्षपात रहित हो। यदि उसका अपने अध्ययन के प्रति थोड़ा भी वैज्ञानिक झुकाव कम है, तो पक्षपात की संभावना बन जाती है और इससे हमारे जो निष्कर्ष हैं, शोध के जो निष्कर्ष हैं, वो दूषित हो जाते हैं, वे समाज के लिए उपयोगी नहीं होते। तो निर्दर्शन का एक दोष है कि इसमें निर्दर्शन की प्रक्रिया में पक्षपात की संभावना हो सकती है। दूसरा, प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्दर्शन के चुनाव में कठिनाई भी होती है। हम समग्र में से वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इकाइयों का चयन करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि चुनी गई इकाइयां समग्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। निर्दर्शन विशेष ज्ञान की मांग करता है। निर्दर्शन की प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। निर्दर्शन पर स्थिर रहना कठिन है, यह भी एक निर्दर्शन का दोष है। अभी निर्दर्शन के गुण में हमने चर्चा की थी कि निर्दर्शन में लोच का गुण पाया जाता है, परंतु यही कभी कभी उसका दोष भी हो जाता है कि निर्दर्शन के लिए के माध्यम से जब हमने इकाइयों का चयन किया और यदि उन इकाइयों तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, वे इकाइयां समय पर जवाब नहीं दे रही हैं, तब हम नवीन इकाइयों का चयन कर लेते हैं। तो ये निर्दर्शन पर स्थिर रहना कठिन होता है। निर्दर्शन एक सार्वभौमिक विधि नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें निर्दर्शन विधि अनुपयुक्त और अपर्याप्त है, जैसे समग्र बहुत छोटा हो, इकाइयों में सजातीयता का अभाव हो। ऐसी स्थिति में हमें निर्दर्शन के स्थान पर संगणना विधि का प्रयोग करके निष्कर्ष प्राप्त करने चाहिए। निर्दर्शन संबंधी जटिलताएं भी कुछ होती हैं, जैसे निर्दर्शन की प्रक्रिया क्या हो, निर्दर्शन का आकार क्या हो इत्यादि। इस संबंध में फ्रेडरिक स्टीफन ने कहा है कि निर्दर्शन औषधि की भांत है। जब उसका चयन असावधानी से अथवा उसके प्रभावों के पर्याप्त ज्ञान के बिना किया जाता है, वह हानिकारक हो सकते हैं। स्पष्ट है, निर्दर्शन वैज्ञानिक विधि है, औषधि है, सामाजिक अनुसंधान के लिए बहुत प्रभावशाली पद्धति है, पर यह सब तब संभव है जब निर्दर्शन बहुत सावधानी पूर्वक किया गया हो। यदि निर्दर्शन के चयन में, समग्र के निर्धारण में, समग्र को वर्गीकृत करने में थोड़ी भी असावधानी हो, तब उस निर्दर्शन की वैज्ञानिकता पर प्रश्न खड़ा होगा। वह समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे, वे निष्कर्ष समाज समूह के लिए हानिकारक हो सकते हैं। धन्यवाद।